साइकिल रेगुलेशन के। हमने भी बात करी थी कल, हमने सेल साइकिल रेगुलेशन में कल हमने सेल साइकिल की थोड़ी सी बात करी थी कि जो हमारे पास सेल साइकिल होता है उसमें बेसिकली मेनली जो फेज होते हैं वो 2 फेज होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक क्या होता है, एम फेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसमें हमने क्या बोला था कि जो प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल पाथ वे बोलूं तो हमने क्या बोला था कल, हमने बोला था कि आपके पास जो सेल साइकिल होता है वो सीक्वेंशियल इवेंट होता है। ठीक है, मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है आपके पास इंटरफेज, और इंटरफेज में कौन सा आपके पास पहले आता है G1 फेज, है ना। G1 फेज के बाद आता है हमारे पास S फेज, S फेज के बाद आता है हमारे पास G2 फेज। ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों मेरे पास इंटरफेज के पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि आपके पास G2 फेज है वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, ये एंटर कर जाता है M फेज में। ठीक है, और M फेज में सबसे पहले आता है आपके पास प्रो फेज, उसके बाद आता है हमारे पास मेटा फेज, उसके बाद आता है एना फेज, और एना फेज के बाद आ जाता है हमारे पास टीलो फेज। ठीक है, ये मेरे पास किसका पार्ट है, ये मेरे पास M फेज का पार्ट है, और M फेज में भी किसका पार्ट है, मेरे पास किसका पार्ट है, M फेज का। M फेज में भी क्या पार्ट है, ये मेरे पास पार्ट है कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एम फेज में क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी। फर्स्ट ये हो गया एम फेज में, सेकंड एम फेज में क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल की फॉर्मेशन। ठीक है, और एज अ रिजल्टेंट मेरे पास कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल्स बन जाए। ठीक है, ये 2 मेरे पास क्या बन जाएंगी, एज अ रिजल्टेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस मेरे पास बन जाएंगे डॉटर सेल। ठीक है, बात करी थी हमने, है ना। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कल, हमने बात करी थी कि जो हमारी सेल साइकिल होती है, हमने ये डिस्कस किया था, हमारी जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, जितने भी सीक्वेंस हैं, ठीक है, सेल साइकिल आपके पास रिवर्सिबल मैनर में नहीं चलती है। जितने भी सीक्वेंस हैं वो हमेशा क्या होंगे, हमारा सेल साइकिल हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलता है, और ये फेज को स्किप नहीं करता है, डू नॉट स्किप फेजेस। G1 के बाद G1 के बाद डायरेक्ट G2 फेज नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास सेम सीक्वेंस रहेगा, G1 के बाद S, फिर आएगा G2 और फिर आएगा M फेज। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले कल बात कर ली थी, है ना। यस ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास एक एक्सपेरिमेंट की, जिसको हम बोलते हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, सेल मतलब सेल की बात हो रही है, फ्यूजन मतलब जोड़ना। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना। हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है फ्यूजन टर्म और एक होती है फिजन टर्म। ठीक है, जब हम फ्यूजन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जब हम 2 चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, और फिजन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, एक चीज 2 चीजों में टूट रही है। ठीक है, एक चीज मेरे पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और क्या बना रही है, 2 चीजें। ठीक है, टूट के 2 चीजें बना रही है, तो वो फिजन हो जाएगा। अगर मेरे पास 2 सेल्स हैं, अगर ये दोनों कंबाइन करके एक सेल बना देंगी तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास सेल है, ये हो गई हमारी सेल। ठीक है, अब देखो एक बात हमने ध्यान रखनी है, और सेल के अंदर क्या है आपके पास, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मेरी सेल का हो गया न्यूक्लियस, खराब नहीं रहती ठीक है, लाइट, और ये होगी मेरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और ये हो गया मेरी सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास न्यूक्लियस है,
ठीक है। अब हमारे पास हमें ये पता है कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन की प्रोटीन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। है ना? तो हमारे पास जो प्रोटीन बनती है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? प्रोटीन की जो साइटोप्लाज्म। फॉर्मेशन होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, है ना? यस मैम। ठीक है। तो क्यों होती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे वहीं पे क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे। ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। अब देखो जितने भी प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स किसकी तरह काम करती हैं ये भी हमें पता है, ठीक है। हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन्स हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो कैसा काम करती हैं? वो हमारे पास एंजाइम की एंजाइम्स। तरह काम करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ऑल द न्यूक्लियर एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करेगा? साइटोप्लाज्म कंट्रोल करेगा। क्लियर है इतनी बात? यस ठीक है। मैम। तो मैंने क्या बोला? ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से जो भी कोई एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए बनेगा, उसके बाद वो कहाँ पे आएगा? वो साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन बनेगी, फिर ये जो प्रोटीन है या तो अगर इसका फंक्शन सेल के बाहर होगा तो ये बाहर काम करेगा, अगर सेल के अंदर होगा तो फिर से कहाँ चली जाएगी? न्यूक्लियस के अंदर। पास चली जाएगी एक्सप्रेशन शो करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर इसका फंक्शन साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में काम करेगी, न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटीन का फंक्शन है तो वहां पे एक्सप्रेस होगी, जहां पे भी इस प्रोटीन का फंक्शन है वो वहां जाएगी। क्लियर है? तो यस अब मैम। देखो हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके पास, जो हमारे पास सेल साइकिल है, सेल रेगुलेशन है, उसमें मैंने लिख दिया ऑल द न्यूक्लियर, ऑल द न्यूक्लियर एक्टिविटी, ऑल द न्यूक्लियर एक्टिविटी ऑफ अ सेल, ठीक है। एक सेल की जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती हैं इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल्ड होती हैं? इज कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म। क्यों होती हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या हो रही है? साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? अब देखो, अब इससे हम समझते हैं हमारा सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैंने बना दी दो सेल्स, एक मेरे पास ये सेल हो गई, ठीक है, और एक मेरे पास ये सेल हो गई। ठीक है, एक मेरे पास एक ये सेल हो गई और दूसरी मेरे पास ये सेल हो गई, ठीक है, दो सेल हो गई मेरे पास। अब मैंने क्या किया इन दोनों सेल्स में, ठीक है, अब इन दोनों सेल के पास क्या है? इसके पास भी N4 न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास भी N4 न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके पास भी क्या है? साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये इनके पास, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जब मैंने क्या किया, इनको प्लस किया, प्लस मतलब यहाँ पे क्या करवाया मैंने? इनको फ्यूज करवा दिया, फ्यूजन करवा दिया, ठीक है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या कर जाएगा? मर्ज कर जाएगा, ठीक है। मतलब इनका साइटोप्लाज्म क्या कर जाएगा? जब इनको फ्यूज करवाऊंगी तो यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म कर जाएगा मर्ज, ठीक है। तो एज अ रिजल्टेंट मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ? जब दोनों के प्लाज्मा क्या हो गए? फ्यूज हो गए, ठीक है। प्लाज्मोगैमी समझ गए? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा इज नोन एज अ, यस, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो जब दोनों के क्या हो गए? प्लाज्मा फ्यूज कर गए, तो मेरे पास जो सेल बनी, ये मेरे पास सेल बनी, ठीक है। अब इस सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। अब इसके पास किसके न्यूक्लियस आएंगे? इन दोनों सेल्स के न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है? प्लाज्मोगैमी हुई है, मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज किए हैं। तो इसके पास कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? इस सेल के पास दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक है? तो ये बना दिया मैंने एक N, ठीक है, और ये आ गया दूसरा N, ठीक है। और दोनों के साइटोप्लाज्म क्या हो गए? फ्यूज हो गए, मतलब यहाँ पे क्या हो गई है? प्लाज्मोगैमी हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए हैं, तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इस सेल को हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोन सेल, ठीक है। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? हेट्रोकैरियोन सेल बोल देते हैं। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। मैंने आपको, देखो हमने दो रूल लिखे थे पहले कि मेरे पास जो सेल है,
ठीक है, उन रूल्स का भी यूज करेंगे हम कि सेल साइकिल में ऑलवेज किस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास सेल साइकिल कभी भी फेज है उसको स्किप नहीं करता है ना, ठीक है। पर वहां पे अब जो मैंने आपको 2 रूल्स लिखवाए थे, कहाँ गए, ठीक है, ये चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक्सेप्शन रहती है, ठीक है, और हमें पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इन 2 रूल्स में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसमें जो एक्सेप्शन है वो रहती है, एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे कैंसरस सेल। एक तो क्या हो जाएगी हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, और दूसरी होगी मेरे पास कैंसरस सेल, कैंसरस सेल, ठीक है। मैंने क्या बोला, रूल नंबर फर्स्ट था हमारे पास कि हमारा जो सेल साइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। रूल नंबर सेकंड था कि जो सेल साइकिल है वो क्या करता है, फेज को स्किप नहीं करता है, ठीक है। बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्लस कैंसरस सेल के केस में क्या होता है, जो हमारा सेल है, ठीक है, जो सेल साइकिल है वो क्या करता है, जनरली फेज को स्किप कर देता है, ठीक है। तो फेज स्किपिंग कौन से केसेस में होती है, 2 केसेस में होती है, एक तो एम्ब्रियोनिक में, ठीक है, और दूसरा किस में होती है, कैंसरस सेल के केस में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो मैं किसी और कलर में लिख देती हूँ, ठीक है। तो इनके लिए मैं लिख रही हूँ ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों सेल्स क्या करती हैं, जनरली स्किप स्किप G1 फेज, ठीक है। ये क्या कर सकती हैं, G1 फेज को या तो स्किप कर देंगी या क्या कर देंगी, शॉर्ट कर देंगी, किसको, G1 फेज को, और सम टाइम किसको भी कर देती हैं, G2 फेज को कर देती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में मैं बात करती हूँ अडल्ट में, ठीक है। अगर मैं अडल्ट में बात करती हूँ तो कोई भी आपके पास क्या होता है, फेज स्किप नहीं होता है। पर जब हम किसकी बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, कैंसरस सेल की, तो वो क्या करती है हमारे पास G1 या G2 फेज को या तो शॉर्ट कर देती हैं या तो स्किप कर देती हैं। अब ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि हमें पता है जो कैंसरस सेल है या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें क्या होती है, सेल फास्ट डेवलप होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे कैंसर सेल में हमें पता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है उस प्रोसेस को क्या करती हैं, ये फास्ट करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, फास्ट सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इस वजह से ये करती हैं फेजेस को, जैसे G1 G2 फेज है उनको शॉर्ट ही कर देती हैं, छोटा ही कर देती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट सेल डिवीजन किस में होता है और आपके पास ऑप्शन हो एम्ब्रियोनिक स्टेज, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल तो होगा नहीं या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है वो कौन सी सेल में होता है, कैंसरस में। नहीं, वो अब देखो कैंसर सेल में आपके पास सेल फास्टेस्ट डिवीजन होता है, किससे फास्ट होता है, नॉर्मल सेल से। अब देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने क्या पढ़ा है, देखो हमें पता है जाइगोट ना, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, ये मेरे पास जाइगोट है। अब जब इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, मतलब इसमें क्या होगी, क्लीवेज होगी, और क्लीवेज क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो में पहले क्या, स्टार्टिंग में क्या होती है, सिर्फ 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाद में ये 3 लेयर्स डिवाइड कर करके इतनी सेल्स बना देती हैं कि आपके पास क्या बन जाए, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है इनसे, ठीक है। जबकि कैंसरस सेल से आपके पास ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता है। कैंसरस सेल का डिवीजन फास्ट होता है, पर अगर मैं किससे कंपेयर करूं, एम्ब्रियोनिक स्टेज से, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिवीजन कौन सी सेल करती हैं, एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फास्टेस्ट सेल डिवीजन करती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन करता है, कैंसरस सेल, ठीक है। तो फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, फास्टेस्ट सेल डिवीजन हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद आता है कैंसर सेल और उसके बाद आती है हमारी नॉर्मल सेल। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बताया, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट क्लियर है, इसमें हम केसेस पढ़ेंगे अब, यस मैम। ठीक है। फर्स्ट केस की बात करते हैं। अब मेरे पास 2 सेल्स हैं, एक सेल, ये मेरे पास 2 सेल, ठीक है, और इनके रिजल्ट से मेरे पास बनेगी तीसरी सेल।
तो ये मेरे पास होगी सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक जो सेल है, ठीक है, सेल नंबर 1, ठीक है, वो अभी उसका जो न्यूक्लियस है वो है G1 फेज में। ये इसका जो न्यूक्लियस है मैंने सर्कल में बना दिया डायरेक्ट न्यूक्लियस, ठीक है। ये किस में फेज में है, G1 फेज में है। प्लस जो दूसरी सेल है मेरे पास उसका जो न्यूक्लियस है वो किस फेज में है, S फेज में है। ये उसकी न्यूक्लियस है, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो कौन से फेज में है, S फेज में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या चल रही है, रेप्लिकेशन ऑनगोइंग। S फेज में क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन ऑनगोइंग है, ठीक है। और इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अभी G1 फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो अनरेप्लिकेटेड होता है, मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, अनरेप्लिकेटेड होता है। क्लियर है। तो आपके पास जो सेल होगी, ठीक है, सेल फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट सेल आएगी, ठीक है, उसके बाद हमें पता है कैसी सेल होगी, वो हेट्रोक्राइन सेल होगी, ठीक है। मतलब इसके पास कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, अब यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे, ये भी न्यूक्लियस S फेज में होगा और ये न्यूक्लियस भी S फेज में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बात क्लियर हुई कि जो G1 का न्यूक्लियस है, अब हमें पता है, देखो जो हमने रूल देखा था कि जो G1 है वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, S फेज में, है ना, ठीक है। और S के फेज के बाद कहाँ पे एंटर कर जाएगा, G2 में, ठीक है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, S फेज G1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, पर G1 किस में कन्वर्ट हो सकता है, S फेज में। तो जब हम हेट्रोक्राइन सेल में देखेंगे तो हेट्रोक्राइन सेल में क्या होगा, मेरे पास जो मेरे पास हेट्रोक्राइन सेल हो जाएगी, इसमें दोनों न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे, S फेज में होंगे। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ आपके पास। G1 मैंने क्या बोला, जो G1 न्यूक्लियस है ये वाला फर्स्ट सेल का G1 न्यूक्लियस, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट सेल का G1 न्यूक्लियस, ठीक है। G1 न्यूक्लियस विल एंटर, कहाँ पे एंटर कर जाएगा, G1 न्यूक्लियस विल एंटर इन S फेज, कहाँ पे एंटर कर जाएगा, S फेज में एंटर कर जाएगा, बिकॉज, क्यों, अब हमें रीजन पता है, क्या रीजन पता है, जब इनका फ्यूजन हुआ, है ना, इनका फ्यूजन हुआ तो क्या मिक्स हो गया, इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ तो जो रेप्लिकेशन वाला था, एस वाला था, वो उसका साइटोप्लाज्म किसको भी सिग्नल देगा, G1 वाले को सिग्नल देगा कि किस में चेंज हो जाए, एस में चेंज हो जाए। क्योंकि हमने क्या बोला है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होती हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स किसको कंट्रोल करती हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ तो क्या होगा, जो एस सेल है, मतलब जो सेकंड सेल है, उसका साइटोप्लाज्म किसको सिग्नल देगा, जब ये दोनों मिक्स हो गए, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो एस वाला G1 वाले को क्या करेगा, सिग्नल देगा, एस वाले का साइटोप्लाज्म G1 वाले को सिग्नल देगा कि क्या करे, अब एस प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दे, एस फेज में एंटर कर जाए। समझ आई बात? तो यही लिख रहे हैं हम कि जो G1 न्यूक्लियस है, G1 न्यूक्लियस विल एंटर इन एस फेज बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज द साइटोप्लाज्म, किसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एस फेज सेल कंट्रोल इट्स एक्टिविटी, क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर देगा। क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो वैसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ, आप मेरे को बता सकते हो इससे तो इजीली, ठीक है। ये मेरे पास एक सेल, ये मेरे पास सेकंड सेल, और ये मेरे पास थर्ड सेल, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन, ये मेरे पास आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड सेल को मैंने क्या करवाया, फ्यूज करवाया। जो मेरे पास फर्स्ट सेल है वो G1 फेज में है, जो सेकंड सेल है मान लो वो G2 फेज में है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं हमारे पास फेजेस, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एक G1 फेज में है, एक G2 फेज में है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेल को फ्यूज करवा दिया। यहाँ पे क्या हो गया है, सेल का फ्यूजन हो गया, दो सेल्स फ्यूज हो गए हैं। फ्यूज हो गए हैं तो दोनों का साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है। पिंक साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, ठीक है। एक को मैं बना देती हूँ स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म स्काई ब्लू, ठीक है। तो दोनों का साइटोप्लाज्म आ गया। तो यहाँ पे अब बताओ आप, मेरे पास जो फ्यूज्ड सेल होगी, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, हेटेरोक्राइन न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सेल है, ये हेटेरोक्राइन या हेटेरोकैरियोन सेल है, ठीक है। अब ये जो हेटेरोकैरियोन सेल है उसमें कौन कौन से फेज होंगे, G1 G2 कैसे रहेंगे, G2 ही बताओ। होंगे मैम दोनों। G2 होंगे, कैसे, क्यों? देखो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, सेकंड वाला रूल। हमने क्या बोला कि जो G1 है वो किस में जा सकता है, वो तो S में जा सकता है, ठीक है, पर S वाला किस में जा सकता अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, अब स्किप हमने नहीं क्या बोला, करेगा मैम, ठीक है G1 G2 में ही होंगे, ये तो स्किप हाँ हो वो गया ना G1 फेज। G2 में हाँ होंगे, जी हाँ जी। क्योंकि स्किपिंग नहीं करेगा वो, S हाँ को नहीं छोड़ सकता ना, यस ठीक है। S को नहीं छोड़ेगा, अगर एप्लीकेशन नहीं होगी तो सेल डिवीजन कैसे करेगा, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में चलेंगे, G1 फिर S फिर G2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों सेल्स अपने अपने फेजेस में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे G1 G1 में होगा और यहाँ पे G2 G2 में। G2 में होगा, क्लियर है इतना, यस मैम। ठीक है। अब थर्ड आ जाता है हमारे पास स्पेशल केस, ठीक है, केस नंबर थर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास केस थर्ड है वो क्या बोल रहा है, अब मैंने बना दी सेल्स फिर से, एक ये मेरे पास होगी दूसरी सेल, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लगा देती हूँ मैं प्लस का साइन, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही नजदीक हो गया। अब देखो ये हमारे पास सेल है, अब ये जो मेरे पास सेल है वो है G2 फेज में, ठीक है। और एक जो सेल है वो है मेरे पास S फेज में, ठीक है। तो अब मैंने क्या करवा दिया, सेल फ्यूजन करवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, मैम ये G2 और S में ही रहेंगे। G2 और S में ही रहेंगे, क्लियर है ना इतना, ठीक है। यस मैम। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देती हूँ, ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक G1 ये सॉरी एक G2 में रहेगा और एक इसमें रहेगा, S में ही रहेगा, है ना, ठीक है। अब यहीं पे मैं बना देती हूँ एक और सिनेरियो। अब मेरे पास मान लो मैं ये है G1 और ये है S, तो यहाँ पे क्या आएगा, G1 मैम SS। ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, SS आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो G2 है, ठीक है। अब आपके पास सॉरी, मान लो मेरे पास क्या है, एक सेल, क्लियर है ना आपको, अब ये एक सेल मेरे पास क्या है, S है, अब ये मेरे पास G2 है। अब बताओ, ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको स्पेशल केस होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए था, जो G1 है वो कहाँ पे चला जाता है, S में, और जो S है वो कहाँ पे चला जाता है, G2 में चला जाता है, ठीक है। और आप अगर आपके पास क्या है, अलग अलग है तो वो अलग अलग फेजेस में रहते हैं, बट ये हमारे पास स्पेशल केस है जब हमारे पास S है, ठीक है। तो वो G2 में जाएगा, वो S हमारे पास G2 में नहीं जाता है, क्योंकि S फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फेज। तो जब तक रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, साइटोप्लाज्म से जो सिग्नल आएगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस गेन नहीं करेगा, क्योंकि जो रेप्लिकेशन होती है जब तक कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि डीएनए में क्या हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, आधी कॉपी बने, है ना। तो उस केस में अब यहाँ पे क्या रहेगा, इस केस में भी हमारे पास एक सेल S ही रहेगा, एक न्यूक्लियस S ही रहेगा और एक न्यूक्लियस G2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशल केस है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, मान लो मेरे पास, अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है। मान लो मेरे पास क्या है, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट का है, मेरे पास क्या है, G2 प्लस M है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेल है उसके पास दो न्यूक्लियस आ गए, M और M, ठीक है। आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये मेरे पास S है,
प्लस यहाँ पे G2 है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गए G2 और G2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थर्ड है, थर्ड G1 प्लस G2, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा G1 और मान लो ये आ गया मेरे पास G2, ठीक है। और लास्ट में बात करती हूँ G1 प्लस S की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S और S, ठीक है। बताओ कौन इनमें से सही है और कौन गलत है, विजिबल है ना? यस मैम, लास्ट वाले दोनों ठीक है। ठीक है, और ये यहाँ गलत, सेकंड वाला नहीं गलत होगा। और फर्स्ट में क्या लिखा क्लियर है? सब, ठीक है। G2 और यहाँ पे M। क्या होगा, हाँ, G1 किस में जा सकता है, S में जा सकता है, सही बात है ना। तो यहाँ यस पे दोनों किस में आ जाएंगे, SS में आ जाएंगे, ठीक है। अब G1 है वो S में डायरेक्टली नहीं जाएगा। G2 में, सॉरी, डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो एक G1 में रहेगा और एक G2 में रहेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद S G2 में नहीं जा जाएगा। सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक S आना चाहिए था और दूसरा क्या आना चाहिए था, G2 आना चाहिए था, है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपके पास, ये वाली ऑप्शन गलत है, ठीक है। और G2 और M है, ठीक है, तो G2 और M है के केस में क्या होगा, G2 और M, ये ठीक है मैम। G2 वाला किस में चल जाएगा, ये इसमें माइटोटिक में चला जाएगा ना, M फेस में। हाँ ठीक है, गुड, दोनों किस में चल जाएंगे, M फेस में। M में चले जाएंगे, माइटोटिक में चले जाएंगे, क्योंकि G2 ने किसके, अब ये भी ग्रोथ ही करेगा ना, ग्रोथ फेज है ये भी, ठीक है, गैप भी फेज है, ठीक है। तो ये भी बाद में किस में जाएगा, G2 के बाद M फेज आता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन, अगर आपसे पूछा जाए गलत कौन सा था यहाँ पे, तो सेकंड गलत था, अगर सही कौन सा था, तो A, C और D तीनों क्या हैं, सही है, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और साथ में कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको एस फेज वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, कि जो आपके पास डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, एस फेज में डबल हो जाता है ना। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक सेल हो गई, ये मेरे पास दूसरी सेल है, और ये मेरे पास हो गई तीसरी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास G1 है, ये मेरे पास S है और ये मेरे पास है G2। ठीक है, तो G1 में कैसा रहेगा, जो डीएनए है वो अनरेप्लिकेटेड रहेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगी, मैंने सिंपल डीएनए बना दिया, कैसा रहेगा, अनरेप्लिकेटेड रहेगा। ठीक है, अब जो जी है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो जो डीएनए है, डीएनए के अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्वल टू एक्स, डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं। ठीक है, तो अनरेप्लिकेटेड होगा, तो उस टाइम पे डीएनए कैसा रहेगा, एक्स ही रहेगा। अगर मैं एस फेज की बात करती हूँ, अब देखो एस फेज में हमने क्या बोला, एस फेज में होती है रेप्लिकेशन। ठीक है, एस फेज हमारे पास सिंथेसिस फेज है, जिसमें क्या हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है। अब देखो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो डीएनए 100% नहीं बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, 10% बनेगा, फिर 20% बनेगा, फिर 30% बनेगा, फिर 40, फिर 90, फिर 100, है ना। यस मैम, यही होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं आपके पास, जब रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, हमेशा रेप्लिकेशन का नेचर कैसा होता है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसी होती है हमारे पास, सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, सेमी मतलब हाफ। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे अगर डीएनए स्ट्रैंड है, दो हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, पेरेंटल डीएनए में एक 3' एंड एक 5' और एक 5' और ये 3'। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एक स्टैंड तो कैसा रहेगा, पेरेंटल ही रहेगा। ठीक है, अनकॉइलिंग के बाद, और एक आपके पास नए स्टैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव, तो ऊपर वाला कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास पेरेंटल है। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ये मेरे पास न्यू है। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंटल है और ये मेरे पास क्या होगा, न्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे 3', यहाँ पे क्या होगा, 5' to 3'। ठीक है, 3' to 5'। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5' to 3', तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, 5' to
3 डैश डायरेक्शन, सॉरी 3 डैश, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो एक साथ नहीं होगी, पहले 10% होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट अगर मैं बात करूं तो कंटेंट ऑफ जो डीएनए होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा उसको हम बोल सकते हैं, इसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास कहाँ से, एक्स से लेके, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो इसमें भी क्या होगा आपके पास जो एक्स कंटेंट होगा शुरू में, ठीक है। पर बाद में क्या हो जाएगा वो डिवाइड करके, ठीक है, रेप्लिकेट करके कहाँ तक चला जाएगा, 2x तक कर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट होता है अमाउंट वो होता है x to 2x, ठीक है। और जो G2 फेज है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा रहेगा, 2x रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है। और एम फेज में भी बात करूं मैं तो एम फेज में भी G2 और एम फेज में दोनों में एक जैसा ही होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा, 2x रहेगा। प्लॉइडी लेवल आपके पास क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे अगर प्लॉइडी लेवल 2n है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 2n ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 2n ही रहेगा। पर एम फेज में क्या कर सकता है वो वेरी कर सकता है, अगर क्या है, अगर वो मियोसिस हो रही है, ठीक है। डिपेंड करता है माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है। कितना क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने फ्लोरोसेंस फ्रैप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्लोरोसेंस पढ़ा था सेल में, ठीक है, मेम्ब्रेन में फ्लोरोसेंस पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए को अगर हम रेडियो लेबल करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डीएनए में हम उसके जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड्स को हम रेडियो लेबल कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्लोरोसेंस से डीएनए फ्लोरोसेंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस, ठीक है। और जो फ्लोरोसेंस है मतलब जो चमक हमें दिखाई देती है, लाइट जो इमिट होगी वो हम कहाँ पे देखेंगे, फ्लोरोसेंस हम कहाँ पे चेक करते हैं, ये हम फ्लो साइटोमेट्री में चेक किया जाता है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस हम कहाँ देखते हैं, फ्लो साइटोमेट्री में हमें फ्लोरोसेंस दिखाई देती है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम और मिनिमम फ्लोरोसेंस कहाँ पे होगी, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ से समझते हैं। ये होगा हमारी वाई एक्सिस और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे मान लो मैंने क्या ले लिया, फ्लोरोसेंस ऑफ सेल ले लिया, अभी लिख देती हूँ मैं, फ्लोरोसेंस ऑफ अ सेल ले लिया, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, और बोल सकती हूँ मैं इसको रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, कि पर सेल में कितना डीएनए है, ठीक है। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, ठीक है। और मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लेती हूँ मैं नंबर ऑफ सेल, कितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बना देती हूँ मैं एक एरो, ये हो गया मेरे मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम सेल या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो फेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ फेज, एक आ गया मेरे पास G1 फेज, एक आ गया मेरे पास एस फेज, और एस फेज के बाद क्या आता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आता है एम फेज, ठीक है। तो G2 या एम लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया इसका मैक्सिमम और ये आ गया इसका लो, ठीक है, ये इसका लो फ्लोरेसेंस आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मेरा बन गया ये पर, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है आपके पास, कि जो G1 फेज है, ठीक है, फ्लोरोसेंस यहाँ पे
सबसे कम फ्लोरोसेंस कहाँ पे दिखाई दे रही है? नीचे वाला फ्लोरोसेंस है, तो सबसे कम फ्लोरोसेंस कहाँ पे हमारे पास? G1 में है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे यहाँ पे देखो, जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? G1 में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, पर फ्लोरोसेंस क्या होगी? कंपैरेटिवली कम होगी। क्लियर है? यस मैम। इतनी बात आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स क्यों होंगे G1 में? क्योंकि G1 क्या है? ग्रोथ फेज है। ठीक है, तो वहां पे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। ठीक है, तो सभी सेल्स का क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। पर वहां पे क्या न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, उतनी ज्यादा क्या शो करेगा? फ्लोरोसेंस। मैं क्या बोल रही हूँ? अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, amount of DNA is directly proportional to the fluorescence of a cell. अब ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमने किसको रेडियो एक्टिव किया है? क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव ही डीएनए को किया है। ठीक है, हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया है? रेडियो एक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सेल की फ्लोरोसेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो क्या होता है G1 फेज में? क्या होता है G1 फेज में? जो डीएनए का कंटेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट मान लो C है, 2C है। ठीक है, तो क्या होगा? फ्लोरोसेंस क्या होगी? कंपैरेटिवली कम होगी, है ना? फ्लोरोसेंस क्या होगी? कम होगी। अब S फेज में क्या होता है? मैंने क्या बोला? S फेज चलता है, यहाँ पे मान लो इसको मैं 2C या फिर क्या मान लेती हूँ मैं? इसको X मान लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर माना था। ठीक है, तो 2C मान लो या X मान लो। अब देखो S फेज में क्या होगा? पहले जो रेप्लिकेशन होगी वो होगी 10%, उसके बाद कितनी होगी? 20, फिर उसके बाद कितनी होगी? ऐसे 30, तो मैं बीच वाला लिखती हूँ। 10% हुई, फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी? 50%, और फिर जाके होगी 100%, है ना? तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस होगी, ठीक है, वो कैसी होगी? मीडियम होगी। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरोसेंस, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? एंड में, एंड ऑफ एस फेज में हमें क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम फ्लोरोसेंस मिलेगी। और जो G2 फेज है उसमें भी क्या मिलेगी हमें? मैक्सिमम फ्लोरोसेंस मिलेगी। ठीक है, फ्लोरोसेंस कौन सी एक्सिस पे बनाई है? नीचे वाली एक्सिस पे, तो जहां पे ये वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे जब यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस आ रही है वो क्या है? कम है। यहाँ पे जो आ रही है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सिस है, आपने ग्राफ का साइज नहीं देखना है, ये देखना है कि जो एक्सिस है, देखो यहाँ पे जब हम यहाँ इस साइड पे जा रहे हैं, इस वाली साइड पे आगे को हम जा रहे हैं, तो फ्लोरोसेंस इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हम क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल कहाँ पे बढ़ेंगे? G1 फेज में बढ़ेंगे और G2 फेज में बढ़ेंगे। S फेज में कोई भी सेल का नंबर या साइज ग्रो नहीं करता है, तो इसीलिए S फेज में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स और साइज क्या रहे हैं? इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और G1 फेज में भी क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है, तो उसका साइज इंक्रीज होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, G2 में भी क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो एस फेज है उसमें सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, उसमें क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिलेगा? एस फेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? मीडियम फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी, बट स्टार्टिंग में क्या मिलेगी? थोड़ी सी 10% मिलेगी। फिर उसके बाद ये फ्लोरोसेंस भी वैसी देखने को मिलेगी हमें, स्टार्टिंग में 10% मिलेगी, फिर धीरे धीरे कितनी हो जाएगी? फ्लोरोसेंस 50 हो जाएगी, धीरे धीरे फिर हो जाएगी 100। और G2 और M फेज में हमें फ्लोरोसेंस कितनी देखने को मिलेगी? मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर हुआ फ्लोरोसेंस का कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अमाउंट ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो लोएस्ट अमाउंट पूछा जाए तो लोएस्ट कहाँ पे देखते हैं हम? G1 में। ठीक है, G1 में हमें क्या दिखता है? लोएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए, तो लोएस्ट इन फ्लोरोसेंस होगी। ठीक है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो फ्लोरोसेंस भी क्या होगी? यहाँ पे फ्लोरोसेंस भी होगी लोएस्ट। कम, लोएस्ट। ठीक है, वहीं पे उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कौन? उसके बाद आएगा हमारे पास S, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास
G2, G2। ठीक है। तो मैक्सिमम हम कहाँ देखेंगे, G2 में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी रहेगी, x2 2x रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, x थी, और यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे 2x रहेगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेगा, x2 2x, ये बोल रही मैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या रहेगा, x2 2x रहेगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन हो रही है, प्रोसेस ऑन गोइंग है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन कैसी है, ऑन गोइंग है, ठीक है। जब रेप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो कौन से फेज में होगी, G2 में, ठीक है। तो मैक्सिमम मुझे G2 देखने को मिलेगी, ठीक है। G2 और M फेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। एम फेज में भी आपके पास जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब तक देखने को मिलेगी, उसके बाद जब सेल डिवाइड कर जाएगी। तो इंटरफेज में बात करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, G2 में देखने को मिलेगी, और मिनिमम G1 में देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, और पोलैरिटी लेवल, वो तो आपको क्लियर ही है। पोलैरिटी लेवल क्या रहेगा, 2n 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 रहेगा, ठीक है। तो उसको मैं नहीं बता रही, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास थोड़ा सा आगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की, ठीक है। थोड़ा सा हम चलते हैं, हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की, ठीक है। देखो जो रेगुलेशन होगा सेल साइकिल में वो किसकी वजह से होगा भाई, रेगुलेशन में काम करता है, मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करवाएंगी, वही से सेल की रेगुलेशन करवाएंगी, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे जी चला गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या करवाएंगी, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन किसके कंट्रोल में है, रेगुलेशन कंट्रोल है में है प्रोटीन के। प्रोटीन किसकी तरह काम करती हैं, एंजाइम की तरह काम करती हैं। तो सेल साइकिल में जो रेगुलेशन करवाती हैं प्रोटीन्स, वो हमारे पास दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स, दो प्रोटीन्स मिलकर क्या करती हैं, सेल साइकिल में रेगुलेशन करवाती हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है। फर्स्ट आएगी मेरे पास साइक्लिन्स, ठीक है। और दूसरी आएगी मेरे पास सीडीके। सीडीके होगी मेरे पास साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, डिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो जो साइक्लिन है वो क्या कर जाएगी, वो रेगुलेटरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिन को हम बोल देते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। ये रेगुलेशन करवाती है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रेगुलेटरी प्रोटीन बोल देते हैं। और जो सीडीके है उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक, क्योंकि क्या करवाता है, काइनेज है तो क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको कैटालिटिक प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, कैटालिटिक प्रोटीन बोल दिया, ठीक है। और एक मेरे पास क्या होगी, साइक्लिन मेरे पास रेगुलेटरी हो गई, सीडीके मेरे पास कैसी हो गई, कैटालिटिक हो गई। अगर काइनेज है तो क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। अब देखो जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो क्या करती है, चीजों को एक्टिव भी करती है और इनएक्टिव भी करती है, क्लियर है, ठीक है। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा और फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि मेरे पास क्या होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। साइटोप्लाज्म में दो प्रोटीन्स होती हैं, एक साइक्लिन होती है जो रेगुलेटरी होती है, और सीडीके होती है जो कैसी होती है, कैटालिटिक होती है, ठीक है। अब देखो साइक्लिन का नाम साइक्लिन क्यों पड़ा, ठीक है। अब देखो साइक्लिन क्या है आपके पास, ऐसी प्रोटीन है जो हर साइकिल में, हर फेज में बनेगी भी, खुद इसकी सिंथेसिस होती है और खुद ही डिग्रेड हो जाती है। हर साइक्लिन में न्यू आपके पास साइक्लिन की फॉर्मेशन होती है, हर फेज में न्यू साइक्लिन बनेगा और डिग्रेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपके पास साइक्लिन के बारे में, दे अंडरगोज
a cycle of synthesis and degradation. Cycle of synthesis and degradation. ठीक है, और जो CDK है वो क्या करवाएगा, कैटालिटिक करवाएगा। तो देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास जब दो जो प्रोटीन्स हैं, ये मेरे पास हो गई एक और ये होगी मेरे पास दूसरी, ठीक है, एक होगी मेरे पास CDK, ठीक है, और एक मेरे पास हो गई साइक्लिन, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, अलग अलग हैं तो किस फॉर्म में होंगी, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब जब क्या होगा, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जब ये क्या करे जाएंगे, एक दूसरे से अटैच कर जाएंगे, ये मेरे पास एक हो गई, ठीक है, ये मेरे पास दूसरी हो गई, ठीक है, एक मेरे पास हो गई CDK और एक मेरे पास क्या हो गई, साइक्लिन हो गई, ठीक है, तो एक मेरे पास हो गई साइक्लिन और एक हो गई CDK। एक मिनट, ठीक है, तो एक मैंने क्या बोला, एक मेरे पास साइक्लिन है, दूसरी मेरे पास क्या है, CDK है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेरे पास ये जो इनएक्टिव प्रोटीन थी वो कैसी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ये जर्नल सी प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सेल साइकिल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या प्रेजेंट है आपके पास, सेल में डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है सेल साइकिल का, वो होता है हमारे पास G1, ठीक है, G1, हाँ गुड, G1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, तो ये मेरे पास G1 है जो कैसा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास S फेज, है ना, और उसके बाद आ जाता है मेरे पास G2 फेज और उसके बाद आ जाता है मेरे पास, तो ये मेरे पास हो गया S, ये हो गया मेरे पास G2 और ये हो गया मेरे पास M फेज, ठीक है। और देखो सेल हमेशा, मैंने क्या बोला, साइक्लिंग ऐसे होगी, G1 से कहाँ जाएगा, S से कहाँ जाएगा, G2 और G2 से क्या होगा, M फेज में जाएगा, ठीक है। अब जब मैं अर्ली G1 की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली G1 होगा, ठीक है, एक बीच में होगा तो उसको हम बोल देंगे मिड G1, ठीक है, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, लेट G1 आ जाएगा, ठीक है। लेट G1 वो फेज है जिसमें क्या होगा, G1, इसको हम और क्या बोल देते हैं, G1S ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, G1 किस में एंटर कर जाएगा, S फेज में एंटर कर जाएगा, इसलिए क्या बोल दिया मैंने इसको, G1S ट्रांजिशन फेज बोल दिया, ठीक है। अब देखो जो आपके पास G1 फेज है, अर्ली G1 फेज में क्या होता है, मेरे पास जो सेल है, ठीक है, मेरे पास कोई भी सेल है, किसकी बात हो रही है, अर्ली G1 की, मेरे पास कोई भी सेल है वो डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी, कि मैंने सेल डिवीजन में जाना है, ठीक है, जैसे हम फंक्शन के लिए डिसाइड करते हैं कि सेल डिवीजन में, जैसे मैंने फंक्शन में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, तो मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे तो मैं जाऊंगी, ठीक है। तो सेम वे में है कि अगर सेल डिवीजन में जाना है किसी ने या फिर सेल डिवीजन में नहीं जाना है, तो जो सेल डिवीजन में नहीं जाएगी वो क्या करती है, अर्ली G1 फेज से कहाँ पे एंटर कर जाती है, G0 फेज में एंटर कर जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्विसेंट फेज बोल देते हैं, है ना, क्विसेंट फेज बोल देते हैं या जिसको रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो क्विसेंट फेज है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, और रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको, यस मैम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विसेंट फेज या फिर हम बोल देते हैं इसको रेस्टिंग फेज या क्विसेंट फेज। जब आपके पास सेल G0 फेज में एंटर कर जाती है तो उसके बाद सेल डिवाइडर नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता है। और जो आपके पास क्विसेंट फेज है, ठीक है, जब आपके पास क्विसेंट फेज है, ये याद रखना है, ये मेरे पास कैसा फेज होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, है ना। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन के लिए इनएक्टिव लिखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है हमारे पास कैसा होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, ठीक है। तो आपके पास
तो हमेशा याद रखना है कि मेरे पास कोई भी सेल है वो एम फेज से जी नॉट में नहीं जाती है, वो कहाँ से जाती है, G1 से जी नॉट में जाती है। और जी नॉट से अगर उसने क्या करना हो, अब इसने सोचा कि चलो जा ही आती हूँ, सेल डिवीजन कर ही लेती हूँ, अगर ये जी नॉट से फिर से आएगी तो कहाँ पे आएगी, G1 में ही आएगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई सेल क्या कर रही है, सेल साइकिल क्विट कर रही है, तो कहाँ से करेगी, G1 से ही करेगी। और अगर एंटर करेगी तब भी कहाँ से करेगी, G1 में ही एंटर करेगी। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मेरे पास क्वेशंट फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली तो इनएक्टिव होती है, ठीक है, सॉरी मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, बट सेल डिवीजन के लिए वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बट नो सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं करेगी, बाकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी जो उसको लिविंग रहने के लिए नेसेसरी है। एक मिनट, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब साथ में, और ये मेरे पास, मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या है, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब G1 से उसने क्या कर दिया, सेल साइकिल को क्विट कर दिया और कहाँ चली गई, जी नॉट में। बट अगर फिर से उसका मन कर गया कि मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, बट क्या कर सकती है, इट कैन डिवाइड कर सकती है इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हुआ। ठीक है, अगर हमारी बॉडी की डिमांड हुई तो क्या कर सकती है, ये डिवाइड कर सकती है अगर जरूरी हुआ। ठीक है, तो इट कैन डिवाइड इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो ये डिवाइड करेगी। तो जब ये डिवाइड करेगी तो जी नॉट फेज से फिर से कहाँ आएगी, ये G1 में ही आएगी। ठीक है, तो क्विट और एंट्री दोनों कहाँ पे होती है, G1 में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बनवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो साइक्लिन और सीडीके होते हैं, मैंने क्या बोला, दो प्रोटीन्स होती हैं, एक साइक्लिन होती है और सीडीके होती है। तो ये जो दोनों प्रोटीन्स होती है ना, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट इनके पास क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। जैसे आपके पास सीडीके 1 है, सीडीके आपके पास 6 है, 4 है, 2 है, ऐसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीकेज होते हैं। और साइक्लिन भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, एक साइड पे मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एक कॉलम में हम बात करेंगे किसकी, साइक्लिन की। ठीक है, कि दो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, एक साइक्लिन है, तो एक कॉलम में हम साइक्लिन की बात करेंगे। दूसरे हमारे पास सीडीके है, तो दूसरे कॉलम में हम सीडीके की बात कर लेंगे। तो ये आगे मेरे पास सीडीके, ठीक है, एक मेरे पास साइक्लिन हो गया, एक मेरे पास सीडीके हो गया। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ मेरे पास सिंपल, मेरे पास जो एनिमल है। ठीक है, जैसे मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे सैक्रोमाइसिस पोम की। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सेल है, ठीक है, जैसे आपने, एक हम किसकी बात कर लेते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स और बेकरिस्ट बोल देते हैं ना, यस, सर्विस। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ब्रूअर्स और बेकरिस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ईस्ट है, और ये इकलौती कैसी है, यूनिसेलुलर ईस्ट है। ठीक है, आपके पास किससे बिलोंग करती है ये ईस्ट, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, फंगस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। हमारे पास फंगस कैसे होती है, हमारे पास जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। पर हमारे पास जो ईस्ट है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, वो कैसी है हमारे पास, वो मेरे पास यूनिसेलुलर है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो जो मेरे पास सैक्रोमाइसिस प्रोम है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब एक तो यूनिसेलुलर है, साथ में क्या होता है इसमें, ये इसमें होता है सेल, ये जो सेल डिवाइड करती है वो किसके थ्रू करती है, फिजन के थ्रू। फिजन का मतलब समझते हैं ना, एक सेल क्या करेगी, टूट जाएगी, दो सेल बना देगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं किसकी बात करती हूँ, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज की बात करती हूँ। ठीक है, मेरे पास जो बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट है, सेकंड वाला, ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, ये मेरे पास हो गया सेकंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकर्स, मतलब जो भी आपके पास ब्रेड वगैरह बनती है, इडली डोसा जो भी बनता है वो किससे बनता है, ईस्ट डालने से बनता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से। ठीक है, इसको ब्रूअर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जितने भी आपके पास बेवरेजेस हैं, सॉरी, जो भी आप ड्रिंक बनती है वो भी किससे बनती है, इससे बनती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बेकर्स
एंड ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है, दोनों इंडस्ट्री में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्ट है वो क्या करती है, बडिंग की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग ईस्ट। मतलब यहाँ पे जो सेल होगी वो क्या करेगी, पेरेंट सेल क्या बनाएगी, बड बनाएगी, और बड क्या करेगी आपके पास, ऐसे वो सेल डिवीजन करेगी। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बडिंग हो जाएगा। और इसके केस में, ऊपर वाले केस में क्या होगा, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, फिजन होगा, ठीक है। अब जो भी हमारे पास सेल है, चाहे वो कैसे भी है, ठीक है, चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो सेक्सुअली, जब सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, तो सेल के डिवीजन में क्या होता है, आपके पास साइक्लिन और सीडीके रिस्पॉन्सिबल होंगी। कोई भी सेल बिना रेगुलेटरी प्रोटीन के, ना ही साइक्लिन और सीडीके के बिना क्या करेंगे, रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं साइक्लिन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे इसके केस में हमारे पास जो साइक्लिन होता है वो होता है सीडीसी 13, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास सीडीके होगा वो क्या होगा, मेरे पास सीडीसी2 होगा। और इसको हम और क्या बोल देते हैं, सीडीके। अगर मैं सीडीके फॉर्म की बोलना हो तो क्या बोलते हैं इसको, सीडीके1 बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। सीडीके1 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिन क्या करेगी, यहाँ पे जैसे सेल ग्रोथ कौन करवाएगा, साइक्लिन करवाएगा, सीडीके करवाएगी, सेल डिवीजन करवा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिंगल साइक्लिन है और सिंगल ही सीडीके है, ठीक है। तो पूरा जो सेल है, सेल के जितने भी फेज हैं, ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय सिंगल सीडीके एंड सिंगल साइक्लिन, ठीक है। तो इसके केस में है हमारे पास क्या है, सिंगल ही साइक्लिन है, ठीक है, और सिंगल ही क्या है, सीडीके है, ठीक है। तो जितने भी क्या होंगे, जितने भी सेल साइकिल में फेज होंगे उसको क्या करेगा, सिंगल सीडीके, कौन सा सीडीके, सीडीके1, ठीक है। और जो साइक्लिन सीडीसी13 है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कितना याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट की, ठीक है, ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल साइक्लिन होते हैं, पर सीडीके क्या रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, मल्टीपल कैसे होंगे, मल्टीपल साइक्लिन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे सीडीके क्या होगा, सीडीके सिर्फ एक रहेगा, दैट इज सीडीके1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब इसका जो सीडीके है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल सीडीके, ठीक है। पर इसका जो सीडीके है वो क्या रहेगा, CDC28, ठीक है। इसका जो CDC28 है वो किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे इसमें CDK1 की तरह काम करता है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो जीवन है, अब जो फेज होते हैं उनके नाम होते हैं, तो वैसे हम नाम लिख लेंगे। पहले हमारे पास क्या होता है, जीवन फेज होता है ना, ठीक है, जीवन फेज होता है, ठीक है। फिर मेरे पास जीवन एस ट्रांजिशन फेज होता है ना, कि जीवन किस में जा रहा है, एस फेज में जा रहा है। फिर मेरे पास कौन सा फेज होता है, एस फेज होता है। फिर मेरे पास कौन सा फेज आता है, G2 या M फेज आता है ना, ठीक है। तो G2 और M में दोनों सेम सेम ही रहते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो G1 फेज में जो साइक्लिन होगा, ठीक है, वो होगा मेरे पास इसके केस में CLN3, ठीक है। G1S में जो होगा वो होगा CL1 1 and 2, ठीक है। S में होगा वो होगा CLB5 and CLB6, ठीक है। और जो M में होगा वो होगा CLB1, ठीक है, और CLB2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने याद क्या रखना है, इनमें से आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपने इतनी सी चीज याद रखनी है यहाँ पे कि मेरे पास सिंगल सीडीके यूज होता है, और कौन सा होता है, वो होता है CDC28, और वो किससे, वो क्या है आपके पास, CDK1 की तरह काम करता है, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल साइक्लिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, साइक्लिन लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल साइक्लिन मल्टीपल होंगे, और इसके केस में साइक्लिन मल्टीपल होंगे, और सिंगल कैसा रहेगा, सीडीके रहेगा। अब हम थर्ड बात करते हैं जो हमें याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है।
तो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, वर्टिब्रेट्स की बात करती हूँ, तो वर्टिब्रेट्स में साइक्लिन भी मल्टीपल होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल साइक्लिन मिलेंगे। ठीक है, साइक्लिन भी मल्टीपल मिलेंगे और मल्टीपल ही क्या मिलेंगे, CDK मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, सेल साइकिल में जितने फेज आते हैं उनकी बात करेंगे हम। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेज आता है, जीवन। इसको हम बोल देंगे जीवन साइक्लिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जीवन के बाद आता है हमारे पास जीवन एस ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे जीवन एस साइक्लिंग। ठीक है, इनके नाम होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं इनके। उसके बाद आता है मेरे पास एस साइक्लिंग। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है G2 साइक्लिंग। ठीक है, फेज के अकॉर्डिंग इनके नाम। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, G2 साइक्लिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास, इनको समझाती हूँ मैं आपको चार्ट की फॉर्म थोड़ा सा। ठीक है, इसको, इसके लिए मैं बना देती हूँ आपके लिए डायग्राम। ये हो गया हमारे पास सेल। ठीक है, सेल में हमारे आते हैं जी फेजेस। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये आ गया एम फेज। ठीक है, ये बना देती हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे। सबसे बड़ा G1 फेज होता है, तो मैंने G1 बना दिया, ये S बना दिया, ये G2 बना दिया और ये बना दिया M फेज। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये वाला, ये क्या है मेरे पास, अर्ली G1 है, ये मेरे पास मिड G1 है। ठीक है, और ये मेरे पास G1S ट्रांजिशन है। ठीक है, लेट G1 बोल सकती हूँ मैं इसको, लेट G1 फेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो मिड G1 है, ठीक है, अर्ली में मैंने बता दिया आपको फंक्शन। अर्ली में क्या होता है, या तो सेल साइकिल, सेल डिसाइड करती है कि मैंने डिवीजन करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो वो क्या करेगी, सेल साइकिल में चली जाएगी। अगर उसने डिवीजन नहीं करना है तो G0 फेज में चली जाएगी। ठीक है, अब मिड G1 में क्या होता है, यहाँ पे जब उसने डिसाइड कर लिया तो हमारे पास कौन सा साइक्लिन आता है, यहाँ पे आता है हमारे पास साइक्लिन D। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो CDK यूज होगा दैट इज द CDK4। ठीक है, उसके बाद दूसरा साइक्लिन यहाँ पे आता है साइक्लिन D, सेम रहेगा, और यहाँ पे CDK क्या आएगा, CDK6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास साइक्लिन D और CDK4 और साइक्लिन D और CDK6 मिलके क्या करते हैं, मिड साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं, मतलब साइकिल की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो G1 है वो किसमें एंटर कर जाता है, यहाँ पे ट्रांजिशन आती है जिसको हम बोलते हैं G1S ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब G1 किसमें एंटर कर गया, अब G1 एंटर कर गया है S फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो ट्रांजिशन है G1S जो ट्रांजिशन है, वहां पे हमारे पास जो साइक्लिन यूज होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास साइक्लिन E। ठीक है, क्योंकि D के बाद क्या आता है, E आता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिन E और क्या आ जाएगा, CDK2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास S फेज के बाद जो सेल साइकिल है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है मेरे पास S फेज में। ठीक है, S फेज के बाद कहाँ जा रहा है, सॉरी, G2 फेज में। ठीक है, अब G2 फेज में जब जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, S फेज से G2 में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास G2 में यहाँ पे जो साइक्लिन यूज होगा दैट इज द साइक्लिन A प्लस CDK2। ठीक है, अब G2 फेज से कहाँ जाएगा, M में जाएगा। ठीक है, और M में हमारे पास क्या यूज होता है, तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, हमने M, ये जो मेरे पास मैंने लिखा है, एक मिनट। ठीक है, पहले हमने क्या बात करी, G है ना, G1 से कहाँ पे गया, ट्रांजिशन, ये मैंने ट्रांजिशन का लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखना था S का। ठीक है, तो यहाँ पे S वाले में कौन सा होता है, साइक्लिन A होता है प्लस CDK2 होता है। ठीक है, अब S कहाँ पे जाएगा, G2 में जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइक्लिन यूज होगा, सेम साइक्लिन A यूज होगा प्लस CDK कौन सा होगा, CDK1 यूज होगा। अब जब हम G2 से कहाँ जाते हैं, M में जाते हैं, तब यहाँ पे कौन सा साइक्लिन यूज होगा, साइक्लिन B होगा प्लस CDK कैसा होगा, CDK1 यूज होगा। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज लिखेंगे। अब देखो इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास साइक्लिन बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा साइकिल है उसमें कौन कौन से साइक्लिन यूज होते हैं। ठीक है, तो हम मेनली 4 ही फेजेस
की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ 4 फेज। कौन कौन से? एक हम बात करते हैं G1 की, ठीक है, एक हम बात करते हैं G1 to S की, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं S की, और उसके बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं M की, ठीक है। G2 का भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, पर ऐसे हम डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पे जो साइक्लिन यूज होगा, देखो एक सेम ही है, साइक्लिन D, ठीक है, पर यहाँ पे G1 में साइक्लिन D यूज होगा, पर यहाँ पे CD के 2 यूज होंगे, CD के 4 होगा एंड CD के 6 यूज होगा, CD के 6 यूज होगा, ठीक है। उसके बाद G1S में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे साइक्लिन D के बाद क्या जाता है, E आ जाता है अल्फाबेट में, तो कौन सा होगा, साइक्लिन E होगा। और यहाँ पे जो CDK है, CDK में आपके पास इवन नंबर 2, ठीक है, ये यूज होगा। एस में क्या होगा हमारे पास, जो साइक्लिन है, तो ABC कहाँ से शुरू होती है, A से, तो यहाँ पे जो साइक्लिन है वो कौन सा आएगा, A आएगा। और CDK सेम रहेगा, CDK क्या रहेगा, CDK 2 रहेगा। और M फेज में क्या होगा, जो साइक्लिन है वो BA हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिन कैसा हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे साइक्लिन हो गया B, ठीक है, और CDK कैसा हो जाएगा, CDK हो जाएगा 1, ठीक है, डबल D हो गया ये, CDK 1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं CDK जब याद करने हैं तो CD को करूंगा मैं पीछे से, M से, तो M में कौन सा होता है, CDK 1, ठीक है, फिर S में कितना होता है 2, फिर G1 और S ट्रांजिशन में भी कितना होता है 2, ठीक है, 2 के बाद 3 को स्किप कर देना, कितना होता है 4, और 5 को स्किप कर देना है, मतलब इवन नंबर ही लेने हैं यहाँ पे हमने, ठीक है, एक को छोड़ के, ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। और DEAB, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, पहले हमने D लेना है, D के बाद E आता है, ठीक है, और A के बाद B आता है, ठीक है, तो वैसे आपके सीरीज को आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कितना क्लियर है आपको? यस मैम। देखो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल, फ्यूजन ईस्ट का एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी हम कल करते हैं ना, तो एक एग्जांपल से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्यूजन ईस्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ, फ्यूजन ईस्ट मतलब जो पहले वाला हमने पढ़ा था उसका एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इसको, ये जो सेल साइकिल है इसको बैलेंस करती हैं 2 प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी, V1 प्रोटीन, ठीक है, V1 काइनेज, ठीक है। V1 काइनेज क्या हो जाएगा, जैसे CDK काइनेज है उसका एग्जांपल क्या है मेरे पास, V1 काइनेज होगा वैसे ही, ठीक है। और अब V1 काइनेज है तो ये क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, ये किसकी तरह काम करेगा, फॉस्फोराइलेज की तरह काम करेगा और फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यूज होगा मेरे पास CDC25, ठीक है, BA किसकी तरह काम करेगा, फॉस्फेटेज की तरह काम करेगा। तो ये 2 चीजें क्या करती हैं, इसके पूरे साइकिल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो फॉस्फेटेज है, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है, फॉस्फेट को हटाने का काम कौन करता है, फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इन दोनों का ही काम है, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके क्या करती हैं, पूरे सेल साइकिल को बैलेंस करती हैं, बैलेंस सेल साइकिल, ठीक है। तो पूरा मेरा जो सेल साइकिल है वो किससे बैलेंस होता है, इन 2 प्रोटीन से बैलेंस होता है, V1 से और CDC25 से। अब देखो कैसे बैलेंस होता है, मेरे पास जो V1 है, ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है, और दूसरा मेरे पास मैंने क्या बोला, प्लस CDC25 है, इस पे भी मैंने स्टार लगा दिया। ये दोनों कैसे हैं, वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है नॉर्मल है जब, है ना, जब कैसे हैं ये दोनों, वाइल्ड टाइप हैं, वाइल्ड टाइप मतलब जब ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये मेरे पास कोई सेल है, ठीक है। अब जो सेल है, जब सेल पे कौन एक्ट करेगा, जब सेल पे V1 एक्ट करेगा, ठीक है, V1 काइनेज एक्ट करेगा, तो क्या होगा, मेरा जो सेल है वो G2 फेज में जाएगा, ठीक है। अब G2 फेज में क्या होता है, मेरे सेल क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा,
ठीक है। तो S फेज से G2 फेज में लेके जाने वाला काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है V1 काइनेज। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, अब G2 फेज में जब जाएगा तो V1 काइनेज क्या करवाएगा, सेल की अच्छी खासी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है। अब जब सेल की प्रॉपर ग्रोथ होगी तभी मेरे पास सेल क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास दूसरी प्रोटीन आएगी, दैट इज द CDC25। ठीक है। अब ये जो CDC25 है वो क्या करेगी, मेरे पास जो फॉस्फेटेज की तरह काम कर रही है CDC25, वो क्या करेगी, मेरे पास G2 से जो सेल है उसको कहाँ पे लेके जाएगी, M फेज में लेके जाएगी, M फेज में लेके जाएगी। और M फेज में क्या होगा, मेरा जो एक सेल है वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है। अब जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, और दोनों डॉटर सेल का जो साइज होगा वो एडविकेट होगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर साइज की सेल बनाएगा, प्रॉपर डॉटर सेल। ठीक है, प्रॉपर साइज ऑफ अ डॉटर सेल बनाएगा ये। इतनी बात समझ आई? यस मैम। दोनों प्रोटीन्स का पता लग गया। ठीक है। तो हमारे पास जो V1 प्रोटीन, जो V1 काइनेज प्रोटीन है वो क्या करती है, सेल की ग्रोथ करवाती है G2 फेज में। तो G2 फेज में सेल की ग्रोथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है V1। ठीक है। और जो आपके पास M फेज में एंटर करवाएगा वो कौन सी प्रोटीन करवाएगी, वो करवाएगी CDC25। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मान लो मैं एक केस ले लेती हूँ, अगर जीन में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन हमें पता है, म्यूटेशन मतलब चेंज आ जाता है कोई ना कोई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास क्या हो जाता है, म्यूटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं केस नंबर 1। ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब मैंने क्या मान लिया, मेरे पास V1 माइनस है, माइनस मतलब इसमें क्या हो गई है, म्यूटेशन हो गई है। ठीक है, ये कैसी है, म्यूटेंट है। ठीक है। और मेरे पास प्लस कौन सी प्रोटीन काम कर रही थी, CDC25। अगर मेरे पास स्टार मतलब कैसी है, ये N फॉर नॉर्मल है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब आप बता सकते हो। ठीक है, ये जो मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल किसमें जाएगी, G2 फेज में। और G2 फेज में क्या करती थी, सेल ऐसे 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 ग्रो करती थी। ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। यहाँ पे V1 माइनस मतलब कैसी है, म्यूटेटेड हो चुकी है। तो इस केस में सेल की ग्रोथ हो पाएगी, नो मैम, नहीं होगी। तो सेल मेरी रह गई, छोटी सी बना दी मैंने कंपैरेटिवली। ठीक है। तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है। तो मेरे पास पहले सेल को ग्रो करना था पर वो नहीं हो पाई, इतनी ही रही। ठीक है। अब यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं होगी, अब यहाँ पे सेल की एडिक्वेट ग्रोथ नहीं होगी। अब मेरे पास भाई दूसरी प्रोटीन तो नॉर्मल है, मेरे पास CDC25 कैसी है, नॉर्मल है। तो ये तो अपना काम करेगी, ये तो सेल को डिवाइड करेगी। इसका काम क्या है, सेल का डिवीजन करवाना। इसका काम था सेल को ग्रोथ करवाना। अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रही है पर CDC नॉर्मल है तो अच्छे से काम करेगी, सेल को ग्रो करवाएगी। तो यहाँ पे कितनी सेल बनेंगी, छोटी छोटी सेल बन जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेरेटिवली स्मॉल डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम कोई सेल क्या कर पाएगी, ये मेरी सेल आगे ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, सेल ज्यादा डिवाइड ही नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा माइनस है, इसमें V1 माइनस है। समझ आया? तो एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ सेल के लिए हमें G2 फेज में अगर हमने सेल की ग्रोथ करवानी है एडिक्वेट, तो हमें कौन सी प्रोटीन चाहिए, हमें चाहिए V1। ठीक है, जो क्या करेगी, सेल की ग्रोथ करवाएगी। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो आपके पास सेल की ग्रोथ नहीं होगी, तो हमें कैसे मिलेंगे, इनएडिक्वेट साइज ऑफ स्मॉल डॉटर सेल्स। ठीक है, इनएडिक्वेट साइज लिख सकते हो, स्मॉल डॉटर सेल बोल सकते हैं। ठीक है। अब वहां पे अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड केस की। ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा, अगर अब हम क्या कर लेते हैं, V1 को पॉजिटिव नॉर्मल मान लेते हैं, ये मेरे पास नॉर्मल है, प्लस मेरे पास CDC25 कैसी है, म्यूटेटेड है, M फॉर म्यूटेटेड है, या फिर इसको मैं माइनस का साइन दे देती हूँ। ठीक है। तो उस केस में कैसा होगा, आपके पास ये मेरे पास सेल है। ठीक है। अब सेल किस में एंटर कर गई, ये एंटर कर गई किसमें, G2 में एंटर करेगी। G2 में क्या होती है, सेल की ग्रोथ। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो V1 है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नॉर्मली काम करेगा। तो वो क्या करवा देगा, सेल की एडिक्वेट ग्रोथ करवा देगा। ठीक है। बट जब मैं क्या बात करूंगी, CDC, मान लो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो CDC24 है वो कैसा है, वो माइनस है, मतलब कैसा है, म्यूटेटेड है। तो क्या यहाँ पे सेल डिवाइड कर पाएगी, नो मैम, शायद प्रॉपर डिवीजन नहीं होंगे।
हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो काम नहीं करेगा। CDC25 कैसा किसकी तरह काम करता है? फॉस्फेटेज की तरह काम करता है, तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सेल है वो एंटर नहीं करेगी। नो एंट्री इन एम फेज। मेरी सेल है वो G2 फेज में ही रहेगी, ठीक है। उसमें चाहे कितना भी साइटोप्लाज्म हो जाए वो एम फेज में एंटर ही नहीं कर पाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एम साइक्लिन CDK की, ठीक है। इसी में आगे हमारे पास कंटिन्यू करेंगे हम एम साइक्लिन CDK के बारे में, ठीक है। तो आई होप जितना हमने किया